आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये अच्छी खबर नहीं है। रशिया ने ज़ैपोरिसिया न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ कहा है। क्या कहा है? देखिए, आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन वॉर में है। हर किसी को पता है 2021 23 फरवरी 2022 और अब तो कितने 2 साल होने वाले हैं। 2 साल से 2.5 साल होने वाले हैं। कुछ हुआ नहीं है। ये वॉर लगातार चलता ही जा रहा है। तो आपको याद होगा कि आज से लगभग 1 साल पहले इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पीछे जंग हो गई थी, है ना। खेरसोन जो इनका शहर है, रशिया ने जीत लिया और उसके बाद ये आगे बढ़ा। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रास्ते में आया। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यहाँ की नाइपर है, जो सबसे DNIEPER, यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी, ये पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पे लोकेटेड है। तो ये पावर प्लांट जो है वो रास्ते में आ गया था। रशिया ने शेलिंग की। तब भी ये खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो रेडिएशन फैल जाए। चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा डिजास्टर ये साबित होगा अगर ऐसा हुआ। 1985 में जो चेरनोबिल डिजास्टर रहा, देखिए वेब सीरीज की नहीं, चेरनोबिल देखिएगा, बहुत शानदार। उसने पूरी दुनिया को एक न्यूक्लियर रिस्क पे ला दिया था। रेडिएशन से सबसे खतरनाक मौत होती है। एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या फर्क होता है? एटम बॉम्ब अनकंट्रोल्ड एनर्जी है। यूरेनियम 235 टूटेगा, न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई होंगे और जब तक फ्यूल रहेगा तब तक वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, यानी कि तब तक रेडिएशन फैलेगा। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको कंट्रोल किया जाता है। न्यूट्रॉन्स के मल्टीप्लिकेशन को रोका जाता है। कंट्रोलर रॉड्स लगाई जाती हैं, मॉडरेटर्स यूज करते हैं हम। हेवी वाटर का D2O, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, H2O पीते हो ना आप, लेकिन जब D2O, ड्यूटेरियम, उसका एक और आइसोटोप आप यूज करते हो। क्या होता है आइसोटोप? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो हाइड्रोजन के 3 प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम जो होता है उसको हम यूज करते हैं। हैवी, भारी होता है वो पानी से, जो कंट्रोल करता है, बेसिकली एनर्जी को फैलने नहीं देता है। वही बात है ना कि आप ऐसे समझ लो कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब अगर आपको गुस्सा निकल गया तो किसी पे फट जाएगा, आप किसी को मार भी सकते हो गुस्से में। लेकिन अगर आपने उसी एनर्जी को चैनलाइज कर लिया तो बहुत कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कुछ लोग उसको चैनलाइज कर जाते हैं, कुछ गुस्से को चैनलाइज कर जाते हैं, अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। तो ये वैसे ही है कि न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी जो है, अगर आपने उसको कंट्रोल कर ली तो ये वरदान है। आज फ्रांस की 90% से ज़्यादा बिजली, फ्रांस छोड़िए, आप यूरोप में भी अच्छी खासी बिजली जो है वो इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। यूक्रेन में जो बिजली है वो इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। अब इसका फायदा ये कि क्लीन एनर्जी है। इससे इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। भारत में 80% बिजली कोयले से आती है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है तो ग्रीन हाउस गैसेस। चेरनोबिल में 1985 में जो हादसा हुआ था, तब रशिया के बहुत सारे जो कोल माइनर्स थे, 150 के करीब, उनको पता था मर जाएंगे रेडिएशन में। सबसे, अगर मैं डेथ्स को रेट करूं ना कि सबसे दर्दनाक मौत किससे होती है, तो रेडिएशन से होती है। अगर मान लीजिए आप रेडिएशन की चपेट में आ गए तो क्या होगा? शुरुआत में तो आप बहुत हेल्दी फील करोगे, 2-3 दिन आप बोलोगे इतनी एनर्जी कभी देखी नहीं, बट धीमे धीमे आपके शरीर गलना शुरू हो जाएगा। आपने ठीक सुना, आपके सेल्स पे ये रेडिएशन अटैक करते हैं, आपके सेल के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं और धीमे धीमे आपके सेल्स सड़ना शुरू हो जाएंगे। लिटरली दोस्तों, आप गलेंगे, आपका शरीर गलेगा और आप जिंदा रहेंगे। ठीक है, आपका मुंह जो है वो बिल्कुल लाल, ऐसे मांस टपकने लगता है। ठीक है, बहुत ही दर्दनाक मौत होती है और ये चलता रहता है 2-3 हफ्ते तक, तब जाके इंसान मरता है। तो रेडिएशन का खतरा बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है ये। इसीलिए हर तरीके से न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड किया जाता है कि कुछ भी करेंगे, हम न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। यूरोप के ही देश में, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मुझे, ठीक है ना। तो उन्होंने 5 प्रिंसिपल सेट किए हैं कि जब भी वॉर होगा तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला नहीं होगा। लेकिन क्योंकि रशिया ने इस पे किया तो दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। हालांकि बच गया, ऐसी कोई हमको आपदा देखने को नहीं मिली। और ये देखिए पूरी दुनिया में फैलता है न्यूक्लियर रेडिएशन। अगर आपको लग रहा है खाली यूरोप रशिया तक सीमित रहेगा, ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। तो अभी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया के कंट्रोल में था। 1 साल पहले रशिया ने इस पर कंट्रोल ले लिया था।
अब दोस्तों अभी आज ये आरोप लगा है, रशिया कह रहा है कि हमारे कंट्रोल में था और अभी यूक्रेन ने ड्रोन मारा है। इसके ज्यादातर जो एरियाज है दे आर शट डाउन, वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्यूल तो है ना। और जब तक न्यूक्लियर फ्यूल है, मान लीजिए कि अटैक हुआ, न्यूक्लियर फ्यूल को जो प्रोटेक्ट खत्म हो गया, वो पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कोलैप्स कर गया, तो ये रेडिएशन फैल जाएगा। समझ रहे हो? यूक्रेन ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया है, बोला कि भाई ये बिल्कुल गलत है। पहली बात, जो वेपन है हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कभी यूज नहीं किया है। समझ रहे हो? ये गलत है, एकदम बकवास है। और 2022 में इसी ज़ैपोरिसिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लिया था रशिया ने। ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये रशिया के पास है। इस एरिया के लिए जंग है और आज से 1 साल पहले ये वाला एरिया भी रशिया के पास आ गया था। ठीक है, और ये इनकी नाइपर नदी है, जो कि सबसे बड़ी नदी है यूक्रेन की। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठंडा रखना पड़ता है आपको न्यूक्लियर रिएक्टर को। ठीक है ना? तो पानी की बहुत एनर्जी निकलती है ना, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब पानी, सारे ज्यादातर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, पानी के नदी के ही पास होते हैं। अगल बगल या तो बहुत बड़ी लेक होगी या फिर नदी होगी, ताकि पानी की सप्लाई जो है वो कम ना पड़ सके। तो ये पूरा का पूरा जो है वो पावर प्लांट है। ज्यादातर जो कूलिंग टावर्स है ना, वो शांति पड़े हुए हैं, मतलब कुछ खास है नहीं। अभी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो 1, 2 तो नॉन ऑपरेशनल है, लेकिन 3 वाले, ये वाला ऑपरेशनल है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर का मैप है। ठीक है, अब यहां पे यही बोला गया है, ये 2023 की फोटो है कि जब बुरी हालत थी और इस तरीके से जो है यहां पे हमले हुए थे। तो रशिया यूक्रेन लगातार एक दूसरे को अक्यूज कर रहे हैं। अभी हालात क्या है? रशिया में बॉर्डर सिटी है, ठीक है, बेलग्रोड, वोलोग्रोड में यूक्रेन ने अटैक किया, जिसमें 5 लोग मारे गए। जो यूक्रेन का बॉर्डर टाउन है, वहां पे यूक्रेन अटैक कर रहा है ड्रोन से। ठीक है, अमेरिका और यूके मदद कर रहा है, नेटो मदद कर रहा है। अभी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये ट्वीट भी किया था कि जो यूक्रेन के ड्रोन है वो ऐसी की तैसी कर देंगे, हमारे पास अब एक नया हथियार है। और वाकई में दोस्तों रशिया की बैंड बजा दी है ड्रोन से। रशिया ने भी अटैक किया है, बिल्कुल आपने सही समझा, रशिया ने भी यूक्रेन के शहर में अटैक किया है। अटैक हुआ, यहाँ पे बच्चे जा रहे थे, 2 लोग घायल हो गए, 3 की मौत हो गई। तो सिविलियंस पे हमले हो रहे हैं। यूक्रेन इस समय दिक्कत में है और रशिया भी दिक्कत में है, दोनों देश, लेकिन दोनों कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। ये हमले चलते जा रहे हैं। रशिया बोलता है अगर यूक्रेन की तरफ से अटैक होता है कि देख लो यूक्रेन क्या कर रहा है। यूक्रेन डिनाई करता है, यूक्रेन करता है कि रशिया इसके पीछे है। तो इसका कोई अंत तो है नहीं। व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी चुनाव जीत के जो है वो आ चुके हैं। तो यूक्रेनियन जो मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यूक्रेन ने कोई अटैक नहीं किया, हमको पता है अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट कोलैप्स होगा तो क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस प्लांट को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, जो कि सही बात है। इस पूरे प्लांट को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है रशिया ने। ज़ैपोरिसिया पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, वो हमारे पास था। लेकिन दोस्तों इसकी पुष्टि जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने भी की है। उन्होंने बोला कि यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक किया है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, अभी ये सेफ है, लेकिन बहुत बड़ा खतरा है। हम बहुत रिस्क पे है, एक मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ ना तो रशिया तो मरेगा ही मरेगा, यूक्रेन भी मरेगा, सब मर जाएंगे, बचेगा ही नहीं। देखिए मैंने क्या बताया कि एक 30 किलोमीटर के जोन बनाने की बात हो रही है कि जो युद्ध हो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से 30 किलोमीटर की दूर पे हो, वहां पे कोई अटैक ना हो। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो यहां पे राफेल मरीनो ग्रोसी ने कहा है कि देखिए 3 हिट्स मारे गए हैं इस पावर प्लांट पे। ठीक है, और 3 हिट्स, अगर ये तो कहिए कि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अगर 1 हिट लग जाता ना तो आज हम एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर देख रहे होते, क्योंकि चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा बड़ा ये न्यूक्लियर डिजास्टर होगा। जब चेरनोबिल का खतरा था पूरा यूरोप इसकी चपेट में आ जाता। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा खतरा है कि हर देश इसकी चपेट में आता है और आप रेडिएशन से बच नहीं सकते। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा डिजास्टर कौन सा है? 1982 भोपाल गैस ट्रेजेडी, बहुत खतरनाक। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो केमिकल अटैक्स, न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं ना, रेडिएशन लीक्स होती हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो यहां पे यही बोला है कि जो मिलिट्री ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं ये सही नहीं है। और हर दिन यहां पे हमला होता रहता है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ यहां पे कोई ड्रोन कर रहा है, कोई यहां पे कभी रशिया जो है वो हमला कर रहे हैं। तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऐसे रिस्क में डालना ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो 2 साल से अब हम ये देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी है ये लगातार रिस्क में है। ठीक है ना,
यूक्रेन में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं ये रिस्क पे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमले हो रहे हैं। और यही होता है दोस्तों, जो जो क्या है ना कि लोगों की फर्क पड़ी नहीं है। रशिया, अभी एक खबर आई थी कि जैसे भारत और चाइना ने हस्तक्षेप किया था और रशिया ने, वरना रशिया न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर देता यूक्रेन के ऊपर, तो किसी तरीके से रशिया को रोका गया और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है ना, क्योंकि आज हर कोई, अब रशिया एक न्यूक्लियर पावर है, भारत के पास भी न्यूक्लियर पावर है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है ना, आज वो दादा है कि वो बोलता है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम न्यूक्लियर वेपन फोड़ देंगे। एक तरीके से न्यूक्लियर वॉर शायद ना हो, लेकिन ये डराने के लिए जरूर काम आता है, ठीक है ना। तो ये लेक्चर था। अभी तो फिलहाल रिस्क नहीं है, हाँ, लेकिन ये बोला गया है कि अगर इसी तरीके से हमले होते रहेंगे तो एक ना एक दिन हिट जरूर कर जाएगा और फिर हम न्यूक्लियर डिजास्टर को देख रहे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।